अंदर एक रेजिलियंस भी है। नेपोलियन वार में 6 लाख मर गए थे, फिर भी जीते। हिटलर के युद्ध में भी 7 लाख मर गए थे, फिर जी। भी जीते। ये जो रेजिलियंस है, एब्जॉर्ब करने की ताकत है, उसमें रशिया का कोई दुनिया में सानी नहीं है। लिहाजा हमें किसी कीमत पे जरा सा भी ये नहीं लगता कि रशिया की ताकत में कोई कमी आई है, बल्कि और ज्यादा ताकत आई है, क्योंकि अब दोबारा यूक्रेन या अमेरिका प्रिगोजिन जैसे लोगों को उकसाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास वापस आऊंगा। संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय श्रीवास्तव। संजय श्रीवास्तव, जो यूक्रेन के खिलाफ रणनीति बनाई थी पुतिन ने और लगातार ये लड़ाई चल रही थी, वही रणनीति क्या अब पुतिन पर भारी पड़ गई? देखिए, ये जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन का, ये 17 महीने पुराना हो चुका है। बिल्कुल। और ये काफी लंबी लड़ाई चल रही है। जहां तक रशियन का सवाल है, तो रशियन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अपने देश को कोशिश कर रहे हैं कि उसका अस्तित्व बना रहे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां तक वाग्नेर मर्सनरीज की बात है या येवजेनी प्रिगोजिन की बात है, ये एक मर्सनरीज हैं। हालांकि रशिया ने इनको एक पैरामिलिट्री फोर्स का दर्जा दिया था, लेकिन ये एक तरीके से ये एक आपराधिक संगठन की तरह है और ये रशिया के बिहाफ में ये लड़ाई लड़ रहे थे यूक्रेन के साथ में, रशियन फोर्स को सपोर्ट करते हुए। तो कभी भी अगर आप इस तरीके की फोर्सेस को लेके चलेंगे, तो एक डिसिप्लिन्ड फोर्स और एक इस तरीके के भाड़े के सैनिकों में अंतर होता है। बिल्कुल। तो उनका विश्वास वैसा नहीं हो सकता जो एक रशियन आर्मी का हो सकता है, और वो खुल के सामने आया है। रशिया के जो डोनबास इलाके हैं, जो ऑक्युपाइड एरिया है, वहां जो मर्सनरीज हैं, उनमें क्रैक्स दिख रहे हैं। और वो इतनी लंबी लड़ाई में तरह तरह के बहाने, कभी वो पैसे की कमी, कभी एम्यूनिशन की कमी, कभी सप्लाई की कमी का बहाना लेके रशिया पे आरोप लड़ रहे हैं। तो इस वक्त रशिया एक संगठित राष्ट्र है, लेकिन इस तरीके के जो लोग जो मौका परस्त होते हैं, जो छोटी छोटी कठिनाइयों में टूटते हैं, वो भी सामने आते हैं। जहां तक इस तीसरी एंगल की बात कही जा रही कि कुछ दूसरी शक्तियों ने, क्योंकि ये भाड़े के सैनिक है, हो सकता है दूसरी शक्तियों ने इनको रशिया के खिलाफ प्लांट करके जो रशिया की खुद की यूनिटी है उसको भंग करने की कोशिश की। लेकिन जो वहां रशियन कम्युनिटी है या बेलारूस है, ये सारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की ये मदद करते हैं। और रशियन की जो अस्तित्व की लड़ाई है उसमें सब एक साथ हैं। तो उन लोगों ने मिलकर हालांकि टेंशन को डिफ्यूज कर लिया है, लेकिन पुतिन के लिए, राष्ट्रपति पुतिन के लिए अभी एक काफी चैलेंज है कि इस तरीके के जो फोर्सेस हैं जो उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी दिशा क्या होगी और उनके इस यूक्रेन युद्ध में उनकी भूमिका क्या होगी, उसको आगे लेके एक सही दिशा निर्देश और सही रणनीति उनको अपनानी होगी। ठीक है। टीपीएस त्यागी जी, जिस तरीके से संजय श्रीवास्तव ने एक बड़ी बात कह दी है, जी अभी हमारे साथ संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है टीपीएस त्यागी का। संजय जी, मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि आपने एक बड़ी बात कही कि जो ये भाड़े की आर्मी है, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी चीजें तो सही हो गई, सामान्य हो गई, कल को जाकर अगर ये फिर बदल गए तो ऐसे में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसकी तो रूपरेखा बदल जाएगी। बिल्कुल, कई ऐसे इलाके हैं जहां इस तरीके के मर्सनरीज रशियन आर्मी के साथ लड़ रहे हैं। तो जरूरत होगी उस वक्त रशिया को अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वहां पे स्थापित करे और जो भी युद्ध की दिशा है वो उसको रशिया के पक्ष में करने की कोशिश रशिया करेगा। जहां तक युद्ध की बात है, देखिए 17 महीने पुराना लंबा युद्ध हो गया है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये एक लंबा समय होता है। और मैं, जैसे कि भारत इसमें तटस्थ रहा और भारत की भूमिका हमेशा युद्ध के खिलाफ रही है, तो ये सब जो क्रैक्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं रशिया और यूक्रेन दोनों की जो मंशा है लगातार लड़ने की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आके हो सकता है हम शांति की ओर बढ़ते हैं, और ये शांति की ओर बढ़ना विश्व शांति के लिए भी अच्छा होगा।
अच्छा संजय जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हो सकते हैं इनको भड़काने में, वैगनार ग्रुप को, लेकिन वैगनार ग्रुप का ये जो आरोप है, उन्होंने कहा है कि हमें गोला बारूद नहीं दिया गया, जिस वजह से हमारे ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल से हमला कर दिया गया, जिसमें दर्जनों सैनिक हमारे मारे गए, बस इसी वजह से हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं पुतिन के खिलाफ। देखिए, जो उन्होंने गोला बारूद कम करने की बात की, वो जनवरी से इस बात को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रशियन जो आर्म्ड फोर्सेस की सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, गोला बारूद रसद, उसमें कमी दिख रही है। इनकी जो आशा थी उसके अनुरूप उनको नहीं मिला और उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। तो जब युद्ध मल्टीपल कई मोर्चों पे लड़ा जाता है तो इस तरीके की स्थिति होती है। तो इस तरीके के फोर्सेस को बैलेंस करने में एक रशिया ऐसे राष्ट्र के लिए थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन इसमें मानसिक परिपक्वता की ज्यादा आवश्यकता होती है। इस तरीके के बैटल को जिस फ्रंट पे ज्यादा थ्रेट होता है वहां पे ज्यादा कमिटमेंट की जाती है, तो इसीलिए आपस में समझबूझ से इस समस्या को हल किया जा सकता है। संजय जी, जिस तरीके से पुतिन इस जो भाड़े की आर्मी है इसको अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इस पर विश्वास इतना जताया है और युद्ध में इसको ही सबसे आगे कर रखा गया है, तो ऐसे में क्या लगता है युद्ध के बीच में ही इन्होंने बगावत शुरू कर दी, आगे चलकर क्या ये दोबारा बगावत नहीं करेंगे? देखिए, इन सारी बातों जो आप बातें कह रहे हैं, लंबे युद्ध में इस तरीके के सिचुएशन सामने आते हैं। हालांकि जब ये वाग्नेर सेना बढ़ी थी आगे तो इनको उम्मीद था कि रशिया में इनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से मॉस्को के मेयर ने मिस्टर सोनियाडिन ने सारे अपने चीजों को एक जगह इकट्ठा किया। आज इतवार का दिन है, लेकिन आज मॉस्को में एक वर्किंग डे है, तो पूरी आर्मी के साथ साथ जो सिविल पॉपुलेशन है वो पूरा साथ दे रही रशिया के राष्ट्रपति का, और रशिया की एकता टूटी नहीं है। तो ये दिखाता है कि इस तरीके के भाड़े के सैनिक ये रशिया के अंदर नहीं है, पेरीफेरी में है। जो ऑक्युपाइड एरिया है यूक्रेन के वहां है। तो जहां तक रशिया की एकता की बात आती है उस पर प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, जो इनकी आगे साम्राज्यवादी विस्तारवादी मंशा है कि यूक्रेन कीव को कब्जा करेंगे, उस पे इस तरीके के फोर्सेस से उनका जो उद्देश्य है उसको चैलेंज जरूर आता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप संजय जी कह भी रहे हैं कि ये यूक्रेन पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, इस तरीके की सेना लेकर जो भाड़े पे काम कर रही है और जो कभी भी बगावत के सुर इनके बुलंद हो जाते हैं, ऐसे में क्या पुतिन को सोचना चाहिए कि इनसे थोड़ा दूरियां बनानी चाहिए या फिर इस विषय पर भी रणनीति बनानी चाहिए? जिस तरीके से वो रणनीति यूक्रेन को लेकर बना रहे हैं, अब उनको कहीं ना कहीं अपनी सेना के बारे में सोचना जरूरी हो गया है। देखिए, जहां तक रशियन सेना की बात है, वो एक बहुत ही यूनाइटेड और बहुत ही कमिटेड फोर्स है, तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। ये जो लोग मर्सनरीज हैं, ये अलग अलग कबीलों अलग, इनका जहां तक हम बात करें, ये जो नहीं है, तो ये खुद एक आतंकवादी प्रकृति के थे। इन्हें सजा भी हो चुकी है 12 साल की, और ये पुतिन के संपर्क में आए और पुतिन ने ही ये सेना इनसे बनवाई है। कहीं ना कहीं उन सेनाओं के उद्देश्य में, उनके डिसिप्लिन में और उनके समर्पण की भावना पे सवाल उठता है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो आवश्यक है कि जो सेनाएं हैं, क्योंकि इन सेना में स्थानीय लोग हैं उस इलाके के, जैसे रोबोतो के लोग हैं, डॉनबास के लोग हैं, तो उन लोगों को काफी विश्वास है पुतिन के प्रति, उनकी आस्था है, इसलिए वो इनके साथ है। तो इसको सही नेतृत्व देना बहुत आवश्यक होगा रशिया को। ठीक है, टीपीएस त्यागी जी, जिस तरीके से ये जो सेना है इसका इतिहास भी बहुत ही खराब रहा, जिस तरीके से संजय जी ने बताया भी है, अब क्या जिस तरीके से पुतिन यूक्रेन को लेकर रणनीति बना रहे हैं, क्या अब उनको अपनी सेना के लिए भी सोचने की जरूरत है कि सेना अब उनकी सही नहीं, उन्हीं की सेना जो भाड़े की सेना है वो उन्हीं के खिलाफ बगावत कर रही है? यह सर, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बीच में हमको कट क्यों कर दिया गया? यानी व्हाट हैपेंस सर अगेन? इट इज नॉट दैट टीपीएस त्यागी जी, टेक्निकल फॉल्ट इस वजह से। ओके, मेरी बात सुनिए जी। देखिए, दो ही सेना है उनके पास। जी जी। या तो चेचन्या है या उनके पास ये वैगनार ग्रुप था। वैगनार ग्रुप को उन्होंने समझा दिया उनकी भाषा में, और जिस भाषा में उनको समझा दिया, अब कोई दूसरा ग्रुप इस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा, नंबर 1।
और नंबर 2, यही चेचनिया सेना ने, इसी वैगनार ग्रुप ने जब कल चेचनिया सेना से सपोर्ट मांगा था तो चेचनिया सेना ने अपने हाथ उठा दिए थे। यानी कि अब केवल या तो रशिया की फौज है, चाहे उसमें मोबिलाइज हो, रिजर्विस्ट हो या स्टैंडिंग आर्मी हो, और यह चेचनिया सेना है। तो अब उनको क्या सोचने की जरूरत है? कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऑपरेशन चल रहे हैं। ये तो वेस्टर्न मीडिया है जिसकी वजह से टेलीविजन के ऊपर हर 5वें रोज ऐसा लगने लगता है कि यूक्रेन जीत गया, रशिया हार गया। लेकिन ये सब एक इंफॉर्मेशन वॉर के अंतर्गत हो रहा है। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि यूक्रेन का 20% हिस्सा रशिया के कब्जे में है? क्या ये सच नहीं है कि बाखमुत और सोलेदार के ऊपर रशिया का कब्जा हो चुका है? क्या ये सच नहीं है कि का जो पावर प्लांट है वो रशिया के कब्जे में है? और क्या ये सच नहीं है कि यूक्रेन लाख कोशिश कर ले, अगले 25 साल तक क्या वो रशिया के खिलाफ खड़ा होकर लड़ पाएगा? तो रशिया तो अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पहले ही अचीव कर चुका है। लेकिन किसी भी टेलीविजन के ऊपर पहला सेंटेंस ये आता है कि युद्ध में अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। अरे जितना दिखाई दे रहा है कम से कम उतना तो फाइनल हुआ। और 31 देश एक देश के साथ लड़ रहे हैं। जब लड़ाई चल रही हो 2 देशों में, और अगर कोई तीसरा देश किसी एक को वेपन सप्लाई करता है तो उसे भी उसी कैटेगरी में रखा जाता है जो लड़ने वाला दुश्मन देश था। यानी कि 31 दुश्मनों के साथ वो लड़ रहा है, आज तक कायम है। और आज भी सिचुएशन ये है कि बाल्टिक सी हो, बेरेंट सी हो, अटलांटिक सी हो, आर्कटिक सी हो या काला सागर हो, हर जगह उसकी जो मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर सबमरीन थे, जो पोसाइडन ड्रोन थे, वो तैनात है, उसके बॉम्बर्स तैनात हैं। और बेलारूस में भी, कैलिनिनग्रेड में भी, और जो उसके पास मिसाइल्स है उनका आज पूरी नेटो के पास और अमेरिका के पास कोई तोड़ नहीं है। मुझे बताइए, क्या सरमट मिसाइल का कोई तोड़ है? हाइपरसोनिक मिसाइल जो एक किस्म से अदृश्य मिसाइल होती है, अमेरिका तो अभी ये बनाने की प्लानिंग ही कर रहा है। 2 बार उसकी प्लानिंग फेल हो चुकी है और रशिया ने एक के बाद एक बेहतरीन हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रखी है। कल को क्या सिचुएशन होगा? और एक बात आपको मालूम है कि एक डेड हैंड है। डेड हैंड का मतलब ये कि रशिया ने ये भी इंतजाम कर रखा है कि अगर कल को रशिया के सारे कमांडर मारे गए तो भी जो उसकी मिसाइलें हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स में ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएंगी एंड दे विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो ये समझना चाहिए नेटो को। और सबसे बड़ा तो मैं गलती मानता हूँ, मैं तो उसे लीडर ही नहीं मानता। मैं एक जानता हूँ इस बात को कि लीडर उसे कहते हैं जो अपनी कंट्री के फ्यूचर के बारे में सोचे। क्या जीत थी ये कि मुझे नेटो में शामिल कर लो, बस इस बात के लिए अपने देश को तबाह करवा दिया और करीब करीब 2-2.5 करोड़ लोगों को विस्थापित करवा दिया, जिनमें ज्यादातर औरतें और वो भूरे बालों वाली और नीली आंखों वाली औरतों को जिनको देखते ही लोग चिपटने लगते हैं। चाइना तो कह रहा था कि हम हमारे देश में भेज दो इनको। यानी कि उसने क्या हाल करा दिया अपने देश के लोगों का। अब तक वहां के लोगों ने उसको बाहर क्यों नहीं निकाला, ये समझ में नहीं आता। ये जरूरी तो नहीं कि मैं उसी नैरेटिव के ऊपर बात करूं जो नैरेटिव आपने सेट किया है, जो एक एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और मैं एक ऐसा सिपाही हूं जिसने युद्ध लड़ा है, मैं वीर चक्र प्राप्त हूं। मैं जानता हूं कि इट इज द हौसला विच मैटर। तो मैंने आपको जो मेरे दिमाग में आया बता दिया। रशिया को और ज्यादा स्ट्रांग होकर उभरा है। अब अमेरिका और यूक्रेन दोबारा इस किस्म की हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत मुमकिन है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ये युद्ध निर्णायक स्थिति पर पहुंच जाए। टीपीएस त्यागी जी, जिस तरीके से वैगनार ग्रुप ने रक्षा मंत्री पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, ऐसे में क्या पुतिन अपने रक्षा मंत्री पर कार्रवाई करेंगे? क्या कमाल की बात कर रहे हैं सर। आप मेरे को एक बात बताइए, जब बैटलफील्ड, यानी कि ये पीस टाइम नहीं है, ये बैटलफील्ड है, ये युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में कमांडर अच्छा हो या बुरा हो,
इसकी परवाह ही नहीं। लेकिन कमांडर की हुक्म उदूली करने का मतलब ये है समरी जनरल कोर्ट मार्शल 48 घंटे में फांसी की सजा, गोली मार दी जाए। ये मारी नहीं गई उसको तो बचाया गया। उसको तो शुक्रगुजार होना चाहिए सरगोई का, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया प्रिगोजिन के ऊपर। ये रूल है, ये हमारा नहीं है, ये किसी भी कंट्री के अंदर है कि अगर बैटलफील्ड के अंदर कोई सिपाही जो आर्मी का जो आर्मी लीडर का, जो आर्मी का कमांडर है, उसकी हुक्म अदूली करता है, तो उसको समरी कोर्ट मार्शल या समरी जनरल कोर्ट मार्शल करके 48 घंटे में या 1 हफ्ते में फांसी की सजा दो, गोली मार दो और खत्म करो। इन्होंने वो नहीं किया। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमको हथियार नहीं दिए। अब आप सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए, अगर हथियार दे दिए होते तो वही हथियार लेके ये मॉस्को के लिए इस्तेमाल करते। उनको इनके ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने वो हथियार जो घातक हथियार थे वो इनको शायद ना दिए हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है ये कारण हो जिस वजह से हथियार नहीं दिए। अगर सर विश्वास नहीं है, फिर अपने साथ लेकर क्यों चल रहे हैं इस आर्मी को? ये किसने कहा कि साथ लेके चल रहे हैं? तो लड़ तो वो पुतिन के लिए ही रहे हैं। नहीं, लड़ बेशक पुतिन के लिए रहे हैं, लेकिन इलाके अलग अलग दिए गए थे। फौज अलग थी, रशिया की फौज अलग थी। तो मैं और जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ से होता है। वो उधर सरगोई की तरफ से भी था और प्रिगोजिन की तरफ से भी था। तो इसको आप एक तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट नहीं कह सकते। और ट्रस्ट डेफिसिट हो या नहीं हो, सवाल ये है, दुश्मन तो एक है, उस दुश्मन के लिए तो एक काम करना है। अब ऐसे में ये दुश्मन से मिले कि नहीं मिले? अगर ना मिले होते लेकिन तो फिर लेकिन टीपीएस त्यागी जी, इन तमाम चीजों से तो आप ये भी तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दुश्मन के हौसले तो बुलंद हो गए, दुश्मन का बल बढ़ गया होगा। दुश्मन के हौसले बुलंद हो गए थे कल, आज खत्म हो गए। आज वो जितना ऊपर चढ़े थे 2 गुना ज्यादा चले गए। इसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का बस यही हो गया कि वो कल उनके हौसले थोड़े बुलंद हुए थे, आज दुगने नीचे चले गए हैं, तो उनका खत्म है। लेकिन अभी भी जो ये वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, अभी भी ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि तुम रोस्तोव खाली कर दो, मतलब रोस्तोव खाली करके और शहरों में चले जाओ ना। रोस्तोव खाली करके यूक्रेन में अपनी फील्ड पोजीशन में चले जाओ। रोस्तोव खाली करके यूक्रेन में अपनी फील्ड पोजीशन में चले जाओ। यानी कि अभी भी इनके दिमाग में कुछ है। और अगर कोई सख्त कमांडर होता तो ही वुड हैव टेकन ए डिफरेंट एक्शन। बिल्कुल। और ये पुतिन से उम्मीद करना कि एक दफा गद्दारी करने के बाद वो छोड़ देंगे, क्या ये समझ रहे हैं कि ये बेलारूस में जाके सुरक्षित रहेंगे? क्या ये समझ रहे हैं कि जो वो 20-25 हजार अपराधी हैं, तो पहले ही कैदी हैं, क्या वो सुरक्षित रहेंगे? ठीक है सर, ठीक है। संजय जी, फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, ये सिर्फ सामरिक लड़ाई नहीं है, ये इकोनॉमिक बैटल है। और आज जो यूरोप को इससे नुकसान हुआ है, जिस तरीके से यूरोप की इकोनॉमी, एनर्जी, ये सारी चीजों का जबरदस्त नुकसान है और यूरोप में रिसेशंस आ गया है। ये शायद यूरोप को समझना होगा, अपने नाटो अलायंस को, कि इस तरीके के लंबे वॉर में जो अमेरिका का फ्रंट बन के लड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान आज यूक्रेन को हुआ है और यूरोप को हुआ है। और इस तरीके की छोटी मोटी क्राइसिस जो वॉर में आती हैं, तो ये रशिया के लिए ये मैनेजेबल क्राइसिस थी, उन्होंने ओवरकम किया है। ये समय आ गया है कि जो फ्यूल दे रहे हैं यूक्रेन को, पीछे से हथियार दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, वो बंद की जाए और एक शांति की ओर प्रयास हो। इससे रशिया का नुकसान नहीं हुआ, रशिया का वजूद बना रहा और वो बढ़ गया। उन्होंने, जैसा कर्नल त्यागी ने बताया, अपने बहुत सारे मेजर ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए हैं। अगर ये युद्ध लंबा चला तो यूरोप की इकोनॉमी, खास करके पूरी पावर लाइन, पूरी एनर्जी सेक्टर को, पूरे सप्लाईज को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है सर, समय आ गया समझौते का और एक शांति की ओर हम बढ़े और इस तरीके की छोटी मोटी खबरों को तूल ना दे। ठीक है। टीपीएस त्यागी जी, आपकी भी फाइनल प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? मेरा ये कहना है कि इस वक्त विजडम डिमांड्स
कि सीज फायर इमीडिएटली लागू किया जाए, शांति वार्ता की जाए और उस शांति वार्ता की पहली लाइन ऑफ लीडरशिप में अमेरिका और हिंदुस्तान को शामिल किया जाए। ये हो सकता है, और अगर ये नहीं होता है तो फिर यूक्रेन का सर्वनाश तय है, और केवल यूक्रेन का नहीं, मुमकिन है। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उम्मीद थी 2-4 रोज में खत्म हो जाएगी। क्या किसी को मालूम था इतनी लंबी चलेगी? क्या किसी को मालूम था कि इस तरह की मिसाइलें चलेंगी? इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध को शुरू करना आपके हाथ में है, खत्म करना आपके हाथ में नहीं है। 1945 में भी अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली, जब युद्ध खत्म नहीं हुआ तो उसने एटम बम डाल दिया, और यही लॉजिक दिया था कि चूंकि युद्ध लंबा हो गया है मुझे एटम बम डालना पड़ा। आज भी रशिया भी यही लॉजिक दे सकता है कि युद्ध लंबा हो गया है, मुझे अब एटम बम डालना पड़ा। क्या कहेंगे आप? क्या ये लॉजिक नहीं है? क्या ये लिखा हुआ नहीं है? क्या ये सच नहीं है? आप चेक करें इंटरनेट पे। This was the logic given by America in 1945. They can't stop Russia from doing so. तो अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में सेंस है, विजडम है, तो वो इस बात का ख्याल करे कि उकसाना बंद करे। मैं इनकी बात से सहमत हूँ जो अभी भाई साहब ने कहा, कर्नल संजय श्रीवास्तव ने, कि ये उकसाना बंद करे, शांति प्रक्रिया जारी रहे। चलिए सर, समय की बेहद कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आपको बताते चले कि रूस में यानी कि जो प्राइवेट आर्मी है, वैगनर ग्रुप ने बगावत शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब चीजें जो हैं वो सामान्य हो गई हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। शहरी विकास को लेकर क्या सोचते हैं? जैसे हम अभी किस पायदान पर हैं? बहुत काम बाकी है, लोगों को एक जन आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा। तो आप किस नीतियों को लेकर जाएंगे इस क्षेत्र में और किस कार्य को गिनाएंगे आप? विपक्ष लगातार कोशिश तो कर रही है, क्या वो एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट सामने ला पाएंगी? ना, इन लोगों की ना नीतियाँ मिल रही, ना सिद्धांत मिल रहा है, ना उद्देश्य मिल रहा है। सबको मिला के किसी को ये प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा है कि मोदी जी की साख लगातार विदेशों में बढ़ती जा रही है। सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर